निफ्टी आपके सामने आज फ्लैट बंद हुआ, सिर्फ 7 पॉइंट नीचे 11,527 के आसपास। आज वीकली एक्सपायरी थी, तो जो हमारा मेन इंडेक्स है वो बिल्कुल दायरे बंद रहा। निफ्टी बैंक में आपने 343 अंक की सेलिंग आते हुए देखी, 23,530 के आसपास ये निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिन के न्यूनतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखा। और इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जो कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में ब्याज के मॉरेटोरियम पर एक बहुत लंबी हेयरिंग चल रही है, जिसमें आरबीआई इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है, बहुत सारे बोरोवर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें एक अहम फैसला आपको सुनाई दिया गया। क्या वो फैसला है और उसका क्या इंपैक्ट आपको कल के ट्रेड पर आता हुआ मिलेगा? जुड़ते हैं प्रदीप जी से। पांडे साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बहुत ही संक्षिप्त में आप मुझे समझाइए कि क्या हुआ है। जो मेरा हिसाब मुझे बताता है वो ये है कि सरकार को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कोई भी जबरन कार्रवाई ना की जाए लोन्स वापस लेने के लिए, और अगले 2 महीने के लिए आप डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी को भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी हाँ, तो देखिए ये बात जो कोर्ट ने कही है, दरअसल काफी हद तक आरबीआई ने और सरकार के वकीलों ने, सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कोर्ट को समझाई भी थी कि चूंकि 31 अगस्त तक तो मॉरेटोरियम था, 31 अगस्त के बाद अब आपकी घड़ी शुरू हुई है, यानी यहां से एनपीए वो डिक्लेयर होंगे जो अगले 90 दिन में पैसे नहीं चुकाएंगे। तो 90 दिन का तो वक्त है, इसलिए अगले 2 महीने तक किसी के एनपीए डिक्लेयर होने का या वहां से वसूली के लिए कोई एक्शन लिए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो बात कोर्ट की ओर से कही गई है वो राहत दरअसल ऐसे भी आपको अवेलेबल थी, अब कोर्ट ने उसको साफ कर दिया है। इस पर अभी तक औपचारिक तौर पे बैंकर्स की ओर से आपको कोई कुछ सुनने को नहीं मिला है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं जानने की, लेकिन जिन एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ वहां उठेगा, मान लीजिए कि कोई अकाउंट जनवरी से अनपेड है, तो जनवरी फरवरी 2 महीने हो गए थे, फिर मॉरेटोरियम लगा, ये काउंट मत कीजिए, लेकिन अगले 30 दिन में वो 90 दिन पूरे हो जाएंगे, तो फिर क्या उसको एनपीए डिक्लेयर करेंगे या नहीं? तो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं। अगर कोर्ट के इस फैसले को हम बिल्कुल ऐसे ही पढ़े और ऐसे ही माने जैसे वो आया है, या जो संकेत आया है उसको वैसे ही माने, तो इन कुछ अकाउंट्स के लिए थोड़ी राहत बनती हुई दिख रही है, जो कि एनपीए नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो कोर्ट का फैसला है वो अभी एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, और अगली हियरिंग तो हफ्ते भर में ही है, तो हो सकता है कि तभी आपको कोई स्पष्टीकरण मिल जाए। इन एनी केस जिन बैंकर से मेरी बात हो रही है उनका ये कहना है कि सितंबर के आखिर में कोई बड़े एनपीएस डिक्लेयर नहीं होने हैं, दरअसल उनके पास वक्त होगा। नवंबर के आखिर में मोटे तौर पे ये मॉरेटोरियम पूरा होने के बाद 90 दिन खत्म होंगे, तब वहां पर एनपीएस काफी बढ़ने की संभावना है, और इन सभी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए आरबीआई की रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम सामने आ चुकी है। और जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आज बैंकर्स के साथ जो वित्त मंत्री की बैठक हुई उसमें भी सरकार की ओर से, वित्त मंत्री की ओर से यह संकेत दिया गया है बैंकर्स को कि आप इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का पूरा खुले हाथ से इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि एनपीएस कम से कम हो। तो ऐसा लगता है कि बैंक्स भी चाहते हैं कि राहत दी जाए, कोर्ट भी चाहता है कि राहत दी जाए, और फाइनली बिना किसी दबाव के बैंक जो कंडीशन सामने रख रहे हैं, जो राहत दे रहे हैं, उन पे एक अप्रूवल की मुहर लगेगी। उम्मीद तो यही है। मार्केट एक नीजक रिएक्शन कर सकता है काफी तेजी के बाद, तो वो बात अपनी जगह है, लेकिन जो अभी तक एक्सपर्ट्स से मुझे पता चल रहा है उनके मुताबिक उन्हें कोई चिंता नहीं है, या बैंकर्स को कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है इस टिप्पणी को देखते हुए। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि जो मोहलत है बैंक्स के पास, और खासकर उन बोरोवर्स के पास जो कि फिलहाल कोविड की वजह से कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, फिलहाल अभी 2 या 3 महीने हैं ताकि इस समस्या को सुलझाया जाए। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से वो चार्ट्स पढ़ते हैं कोटक सिक्योरिटीज में। हमारे पूरी रिसर्च टीम आपके साथ जुड़ेगी। दीपाली जी आपको चर्चा करती हुई दिखेंगी कंजम्पशन स्टॉक्स और रिटेल स्टॉक्स पर, और हमारे साथ हमेशा की तरह यतिन जी जुड़ेंगे ब्रोकरेज रडार पर। चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी या मंदी फ्राइडे के ट्रेड पर आती हुई दिखती है। श्रीकांत जी, पहला प्रश्न आपसे,
प्रदीप जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, किस हिसाब से आप देखेंगे एक नीजक रिएक्शन आता हुआ। 3:34 पर बाजार बंद होने के बाद यह खबर आरबीआई से सुप्रीम कोर्ट से आई और आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा लगभग 23,530 पर 340 अंक नीचे। बताइए चार्ट्स पर आपको यह इंडेक्स कैसा दिखता है और फिर जरा चर्चा को और बढ़ाते हैं। तो देखिए शैल जी, वैसे आज के पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं थी या कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट किधर भी क्रिएट नहीं हुआ था, या तो कोई स्टॉक में बड़ी कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बैंक जो है बैंकर्स जो है वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसे ही कुछ एक न्यूट्रल अनाउंसमेंट की, और इसी वजह से शायद कोई स्टॉक बड़े नहीं थे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े फॉल में ये कन्वर्ट हो जाए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक्निकली 23,300 का बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो उस अहम सपोर्ट के अगर नीचे जाता है तो ही हमें बिकवाली देखने मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार चूंकि अनाउंसमेंट टल चुकी है, 10 सितंबर तक फाइनल अनाउंसमेंट आएगी, तो मुझे लगता है कि एक बार मार्केट कुछ 23,400 450 के करीब खुल के एक रिबाउंड कर सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 23,300 का फाइनल स्टॉप लॉस रखे और बैंक निफ्टी को लॉन्ग करे, और हम टारगेट वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,000 से लेकर 24,200 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि निफ्टी में भी एक एक्टिविटी जो बनी है वो क्लियरली साइडवेज पैटर्न की बनी है, और इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद अब मुझे लगता है कि मार्केट वापस वर्ल्ड मार्केट्स को फॉलो करना चालू कर देगा, जहाँ पे अच्छी तेजी बनी है। डाउ जोन्स सिर्फ 400 पॉइंट पीछे है उसके ऑल टाइम हाई से। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी हम 11,500 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बाय करके चले, और 11,800 के टारगेट हम वापस देख सकते हैं। चलिए श्रीकांत जी, आप बहुत ही शानदार तरीके से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं और आप फिलहाल दोनों इंडिसेस पर बुलिश हैं। जरा मार्केट इंटरनल्स देख लेते हैं आज। वैसे तो आपने दायरा बंद ट्रेड निफ्टी में आता हुआ देखा, लेकिन बहुत ऐसे इंडिसेस थे जहां पर आपने शानदार तेजी देखी। निफ्टी का आईटी इंडेक्स देखिए, आज 2% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। आपने वहां पे जो 10 स्टॉक्स हैं उनमें से 9 में हरा निशान आता हुआ दिखा। टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखे। ये आपके सामने आज आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर दिन के उच्चतम लेवल पर आपको आता हुआ दिखेगा। लगभग 1.5% की तेजी टीसीएस में, 3.3% की तेजी विप्रो में, टेक महिंद्रा भी इसी लेवल के ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखा 24 रुपए ऊपर, और इन्फोसिस में आपने लगभग 1.25% की तेजी देखी। बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेडिंग रेंज पर ध्यान देना चाहते हैं तो आज 77 अंक के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा। दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा लगभग 11,583 और 11,500 के आसपास दिन का लोएस्ट लेवल था। बैंक निफ्टी में आप देखिए जो ट्रेडिंग रेंज थी वो लगभग 600 अंकों की थी, 24,050 के आसपास उच्चतम लेवल, और लोएस्ट लेवल आपने देखा 23,450। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में बराबर की टक्कर तो नहीं थी, लेकिन कुछ जगह ऐसे थी जहां पर बुल्स हावी थे और कई जगह ऐसी जहां पर बियर्स ने अपना आज वर्चस्व बनाया। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो वहां पे 12 में से 10 शेयर आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस देखेंगे तो आज तेजी देखते ही बनती है। स्मॉल कैप 100 में 78 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे, मिड कैप में लगभग 70 शेयर हरे निशान में बंद होते हुए दिखे, और एनएससी में लगभग 500 इंडेक्स में 360 ऐसे शेयर थे जो हरे निशान में बंद हुए। तो ये तो बाजार का एक ब्रॉडर थीम आपको आता हुआ दिखा एडवांस डिक्लाइन रेशियोज का। श्रीकांत चौहान साहब से दोबारा जुड़ते हैं। चौहान साहब बताइए कौन से ऐसे 2 स्टॉक पिक्स हैं जो आप कल के सत्र में बैंक निफ्टी और निफ्टी की कॉल के अलावा देना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे सिप्ला में हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा एक कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, और सिप्ला में अच्छी एक बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। करंट लेवल्स उसके जो है वो 740 के करीब के हैं। 720 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले, 790 से लेकर 800 के टारगेट हम सोच सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि विप्रो में काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट आया है। वैसे टीसीएस और इन्फोसिस चल चुका है, तो मुझे लगता है कि विप्रो की बारी है, और विप्रो अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। उसके ऑल टाइम हाई थे कुछ 304 305 के करीब के, और मुझे लगता है कि इस बार आने वाले 1 या 2 दिन में ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट बेट रहेगी। तो विप्रो को बाय करके चले, 274 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, और हम टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे वापस ऑल टाइम हाई के जो 305 के हैं।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है टेक और फार्मा स्टॉक्स पर, जहां पर आपने एक अच्छा डिफेंसिव बाइंग आते हुए देखा। ऐसा करते हैं चौहान साहब, दीपाली जी से जुड़ते हैं। वो अरसे से कंजम्पशन और रिटेल स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं और जैसे जैसे अनलॉक 4.0 आपको पूरी इकोनॉमी में खुलता हुआ दिखेगा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं आज या तो रिकॉर्ड हाइस पर आपको बंद होते हुए दिखे या वहां पर आपने शानदार बाइंग पैटर्न्स आते हुए दिखे। दीपाली बताइए, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसी हैं जो आप ट्रैक कर रही हैं इन दोनों सेक्टर्स में? कंजम्पशन और साथ ही रिटेल से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज देखने को मिली है। कुछ प्रोमिनेंट मूवर्स आप देखेंगे तो शॉपर्स स्टॉप, अरविंद फैशंस, साथ ही टाइटन, टाटा कंज्यूमर, यूएसएल, यूबीएल, जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना है। इनफैक्ट अनलॉक 1 की शुरुआत जून से हुई थी, तो पिछले 3 मंथ्स क्या परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ खपत से जुड़े ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने 20% से लेकर 70% तक के रिटर्न दिए हैं। कुछ प्रोमिनेंट नेम्स आप देखेंगे तो टाइटन, साथ ही यूनाइटेड ब्रिवरीज, टाटा कंज्यूमर स्टॉप मूवर रहे हैं। 2-3 कारण जिसकी वजह से ये तेजी देखने को मिली। सबसे पहली चीज तो ये कि अनलॉक 4 के दौरान अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो सेल्स है वो यहां से फर्दर इंप्रोवाइज हो सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो वीकली लॉकडाउन लगा रही थी, वो अब नहीं लगेगा, तो ये भी पॉजिटिव है रिटेल सेल्स के हिसाब से, कंजम्पशन सेल्स के हिसाब से। हाल ही में जो कुछ अर्निंग्स आए हैं उससे भी सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स आने के बाद वेस्ट लाइफ में भी अच्छी बैंक देखने को मिली है। अरविंद फैशंस ने इनफैक्ट एक इंटरव्यू में कहा है कि अब जो उनकी टोटल सेल्स हैं वो प्री कोविड लेवल से अगर कंपेयर करें तो 80% तक पहुंच चुकी हैं, तो ये अब संकेत पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। लिकर के लिए हमने देखा है कि सदर्न रीजन में जो सेल्स रही हैं अगस्त की वो बेटर रही हैं। एक्सपेक्टेशंस फर्दर यही है कि ये सेल्स और इंप्रूव हो सकती हैं। तो अब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, अनलॉक 4 की जो शुरुआत हुई है उससे होप्स ये बिल्डअप हो रही है कि अब यहां से सेल्स जो है रिटेल सेगमेंट में या फिर कंजम्पशन सेगमेंट में वो और पिकअप हो सकती है, और इसीलिए अच्छी बाइंग हमने आज इन सभी स्टॉक्स में देखी है। जी चौहान साहब, 2 स्टॉक्स पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। टाटा कंज्यूमर रिकॉर्ड हाई 5% ऊपर, और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों एफएनओ में बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिखे। 19% यहां पर ओआई ऐड हो रहा है और स्टॉक आपके सामने आज बंद हुआ लगभग 580 पर। यह बताइए, क्या आप मोमेंटम यहां पर चेस करने की राय देंगे कल के सत्र के लिए? देखिए, इसमें मोमेंटम तो काफी अच्छा बना है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जब स्टॉक एफएनओ में आया था तो कुछ 360-350 के करीब था और उसके बाद लगातार बढ़ते बढ़ते भी 600 के करीब आ चुका है। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन ट्रेडर्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये स्टॉक अपने सपोर्ट से काफी दूर जा चुका है। तो 520 का सपोर्ट था, 590 के करीब आ चुका है, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा ये वक्त निकाल सकता है 600 के करीब। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे, यकीनन अगर 540-530 के रेंज में मिले तो वापस बाय करें, 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 650 रुपए के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर टाइटन की जैसे भी बात की थी दीपाली जी ने, तो मुझे लगता है वहां पे भी बड़े वॉल्यूम के साथ तेजी बनी है और ये तेजी और कुछ दिन तक चल सकती है। टाइटन तो कमाल का आज स्टॉक था चौहान साहब, मेरे सामने 3 गुना वॉल्यूम कैश में है, लगभग 60 लाख शेयर आपने ट्रेड होते हुए दिखे। 1185 पर कैश में बंद हुआ और प्रीमियम पर आपको फ्यूचर में बंद होता हुआ दिखता है 1190 पर। डायरेक्टर साहब, अगर आप टाइटन का प्राइस दिखाएं स्क्रीन पर स्टॉक के जरिए तो आपको दिखेगा क्या जबरदस्त आज यहां पर रैली है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको रैली कल भी चलते हुए दिखेगी। देखिए 64 रुपए ऊपर 1185 और ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये बंद होता हुआ दिखेगा। ये तो चर्चा हुई 2 मध्य प्राइस या हाई प्राइस काउंटर्स की। चौहान साहब, अगर आज एक ऐसा स्टॉक था जहां पर पूरे बाजार की नजर थी वो था वोडाफोन आइडिया। 30% की तेजी, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, और कम से कम खबर से एक दिन पहले बोर्ड मीटिंग है कल, जहां पर यह उम्मीद की जाती है कि फंड रेजिंग की चर्चा होगी, और बहुत ही अटकलें बाजार में लग रही हैं खबरों की दुनिया में कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी शायद आए। बताइए 12.55 पर आपको ये चार्ट्स पर कैसा लगता है? आज 15 करोड़ 60 लाख शेयर की ट्रेडिंग आपने वोडाफोन आइडिया में होती हुई देखी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। देखिए शैल जी, इसमें काफी क्लासिकल एक मैं बोल सकता हूँ कि एक बुकिश फॉर्मेशन बना है। जैसे कि कप विथ हैंडल जो फॉर्मेशन बोलते हैं, अगर आप वीकली बेसिस पे देखते हो और जुलाई से अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हो
तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन किया है और आज ही के दिन में इसने अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी किया है। और आज के दिन में कुछ और एक भी न्यूज़ थी इसमें कि शायद अमेजॉन या वेरिजॉन करके जो कंपनी है वहाँ से कुछ और निवेश इसमें आ सकता है। बट चार्टिकली अगर देखा जाए तो इसने ऑलरेडी मीटिंग के पहले ही बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है और ये बुकिश पैटर्न है। मुझे लगता है कि 20 से 22 रुपए के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में या हफ्तों में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट लेवल से इसे होल्ड करें अगर पोजीशन हो तो। अगर कोई भी करेक्शन अगर आने वाले दिनों में अगर दिखाई दे तो लेके चले, क्योंकि ये स्टॉक में जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि तेजी और बनी रहेगी। चलिए, तो पोजिशनली लॉन्ग हैं श्रीकांत चौहान साहब वोडाफोन आइडिया में। आपको हल्की सी यहाँ पर हरारत की वजह से अगर लाल निशान देखता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चौहान साहब, मार्जिनिंग सिस्टम की वजह से आज पूरे बाजार में हल्की सी मायूसी थी। कोई भी आपने कोई खास वॉल्यूम नहीं देखी। RIL टॉप ट्रेडेड काउंटर था हमेशा की तरह। 1812 करोड़ यहाँ पर टर्नओवर आता हुआ देखा। स्टॉक फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन चर्चा क्योंकि कंजम्पशन थीम की हो रही है और काफी बाजार गर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी, तो आपको कल के सत्र के लिए RIL कैसा लगता है? देखिए, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो ये एक अपने खुद के एक पैटर्न में चल रहा है। ये मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। यस, कंजम्पशन के थीम को फॉलो कर रहा है, टेलीकॉम के थीम को फॉलो कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि क्रूड प्राइसेस में भी 45 के करीब आके टिक चुकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बुलिश कंसोलिडेशन या ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। और शायद जी कभी भी कोई भी स्टॉक अगर ट्रायंगल बनाता है तो वक्त लेता है, वो अपने वक्त के हिसाब से चलता है। इसका एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और उसके आखिरी मोड में आ चुका है। कभी भी इसमें अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके चले, एक पोजिशनल बेट बनाए। 2050 का हमें स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि वही एक लोअर बाउंड्री है इस पूरे ट्रायंगल की। और जो ऊपरी टारगेट्स है वो 2350 से लेकर 2375 के हैं। तो काफी डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, लेकिन इसमें कुछ वक्त जा सकता है। चलिए, ये राय आपको RIL पर आती हुई दिख रही है। चौहान साहब, चर्चा जरा एक बार वापस बैंकिंग सेक्टर पर करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हल्का सा तो लाल निशान आपने आज बंद होते हुए देखा बैंक निफ्टी पर 1.5% नीचे। कोई ऐसा बैंक आपको पसंद आता हो जो अपने बाइंग जोन में आपको फिलहाल आता हुआ दिख रहा है और आप वहां पर एक पोजिशनल बाय या इमीडिएट बाय कल के सत्र के लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा एक रिस्की ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। रिस्की ट्रेड इसके लिए क्योंकि वो स्टॉक वॉलेटाइल है, इसलिए नहीं कि ये गिर जाएगा करके, बट ये वॉलेटाइल स्टॉक है। तो थोड़ा अगर नीचे खुले तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये जो आइडिया की बात हमने की थी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इंडसइंड बैंक पे एक बाय की हम मोहर लगाएंगे और उसका रीजन ये है कि इसमें अच्छा खासा एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना था, उसके बाद अच्छा एक वॉल्यूम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट पैटर्न बना है और ये स्टॉक अपने 20-50 DMA के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आइडिया की जो न्यूज़ जो भी आएगी उसके बाद इसमें और अच्छी तेजी बनेगी। और जो बैंक का वर्डिक्ट था वो आ चुका है, तो एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या हो सकता है करके मोटा मोटी इस पर्टिकुलर हियरिंग में। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल बाय करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 580 रुपए का। मैं स्टॉप लॉस 50 रुपए का दे रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक अपने 200 DMA को छूने के लिए आतुर हो चुका है। तो उसके 200 DMA कुछ 770-780 के करीब के हैं। तो यहाँ से लगभग 100 से 125 रुपए की जगह बन सकती है। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनल बाय है और करंट लेवल से जो टारगेट्स रहेंगे वो 750 रुपए के रहेंगे। चलिए, 631 फिलहाल आपको बंद होता हुआ दिख रहा है और पोजिशनली 730, 750 का ध्येय आपको श्रीकांत चौहान साहब दे रहे हैं इंडसइंड बैंक पर। समय एक छोटे से ब्रेक का। देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम रेडार पे हैं उनमें से सबसे पहले है टेक महिंद्रा, जहां हमने आज के सत्र में काफ़ी अच्छी बाइंग देखी और इन जनरल हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी थी आज के सत्र में। टेक महिंद्रा में अगर आप देखें तो जो सितंबर सीरीज का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ 4% का इजाफा हुआ, फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए और डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली आईटी स्टॉक्स में खास करके टेक महिंद्रा में खरीदारी करके चलनी चाहिए। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स भी फोकस पे थे। यहाँ आज के सत्र में बायोकॉन पे एक बाय रिकमेंडेशन थी। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ एफएनओ का ट्रेंड है और एफआई की बाइंग अच्छे से हो रही है, यहाँ 2 से 4% का ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। और आज के सत्र में अगर आप देखें तो बायोकॉन ने लगभग ओपन इंटरेस्ट में 9%
यानी लगभग 14 लाख शेयर्स ऐड किए ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग साइड पे, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी यहाँ भी हमको देखने को मिल रही थी। इसके अलावा अगर आप कैश स्टॉक्स के शेयर्स की बात करें तो वहाँ जेएम फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छे HNIs की आज के सत्र में बाइंग जारी थी। जेएम फाइनेंस का मुख्य बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और रियल एस्टेट फंडिंग से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिली है, कहीं ना कहीं ये कंपनी को फेवरेबली इम्पैक्ट करेगा। एसेट क्वालिटी है और जो लोन्स हैं इनके रियल एस्टेट सेक्टर को लेके वहाँ अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस है ARC बिजनेस, वहाँ भी अच्छा खासा बिजनेस का एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का। तो जेएम फाइनेंस में डीलिंग रूम्स का कहना है कि 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। यतिन जी, आपका शुक्रिया। चौहान साहब से दोबारा जुड़ते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में श्रीकांत जी राय दीजिए जेएम फाइनेंशियल पर और बायोकॉन पर। देखिए, वैसे बायोकॉन में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और हमें लगता है कि ये 440 से लेकर 450 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले, 410 का स्टॉप लॉस रखें और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जितने भी फाइनेंशियल्स है उन सभी में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अपने कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में हमें इसमें भी एक तेज़ी देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से जितने भी फाइनेंशियल्स है इन्हें हम बाय की रेटिंग देते हैं, बाय करके चले। चलिए चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही शानदार आज आपने लॉन्ग साइड पर राय दी है कई शेयर्स पर। फिलहाल समय समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।